सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपकी अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर यानी कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आज हम टॉप 50 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपके जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर हम पढ़ेंगे सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगी मैं। सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज के प्रश्नों को आप जरूर देखिएगा। सारे बहुविकल्पी, सारे अति लघु उत्तरीय मैंने अच्छे से पढ़ा दिए हैं, तो आप जरूर देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? जॉनसन का, B.S. ब्लूम का, एडम्स का या जॉन ड्यूवी का? तो शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसने माना है? ये माना है जॉन ड्यूवी ने। उन्होंने कहा है कि शिक्षा में शिक्षक होता है, छात्र होता है और तीसरा होता है समाज, जिसके द्वारा ये दोनों का संबंध स्थापित होता है। तो इसीलिए इन्होंने शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना है, जिस समाज में रह करके शिक्षक शिक्षा दे रहे हैं और छात्र क्या कर रहे हैं? शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। तो इन्होंने समाज को भी ध्रुव एक बना दिया है। तो याद रखिएगा, एग्जाम अगर पूछता है कि शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसने माना है, तो जॉन ड्यूवी ने माना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? तो शिक्षा को संपूर्ण जीवन किसने माना है? यहाँ पर माना है, किसने कहा है, ये नहीं एग्जाम में पूछा है कि किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है। टीपी नन, स्पेंसर, जॉन लॉक या आदि शंकराचार्य? राइट आंसर है स्पेंसर। 2023 के एग्जाम में ये सारे के सारे प्रश्न आप देखिए पूछे हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो संप्रेषण शब्द है, जिसका अर्थ होता है कम्युनिकेशन, ये अंग्रेजी के शब्द या लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से इसकी उत्पत्ति हुई है और जिसका अर्थ होता है एक समान। ठीक है, तो यहाँ पर सामान्य लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर होगा एक समान, यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, एक समान। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जो है, तब यहाँ पर ये सही होगा जब यहाँ पर एक समान होगा। ठीक है, या सामान्य। तो इस तरीके से यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग। तो संप्रेषण वह साधन है जिसमें संगठित क्रिया द्वारा तथ्यों, सूचनाओं, विचारों, विकल्पों एवं निर्णयों का दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य अथवा व्यावसायिक उपक्रमों के माध्यम से आदान प्रदान होता है। जैसे कि शिक्षक है, क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चों को पढ़ाने के बाद वो क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछते हैं जो बच्चे बताते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है, संप्रेषण का काम हो रहा है। दो लोग क्या कर रहे हैं? अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, या दो से अधिक लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, संप्रेषण के तत्व क्या है? तो संदेश है, यानी कि कोई ना कोई टॉपिक है जिसके बारे में टीचर क्या करते हैं, क्लास में बात करते हैं, और कोई ना कोई माध्यम होता है जिसके माध्यम से वो क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, और कोई ना कोई स्रोत होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द जो है उपयुक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। 2023 के एग्जाम में आप देखिए ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पूर्ण से अंश का मतलब क्या होता है? जैसे ये कोई बच्चों को हमें फल के बारे में बताना है या पत्तियों के बारे में बताना है, तो हम बच्चों को क्या करेंगे, पहले पूरा पेड़ दिखा देंगे। अब बच्चों को बताएंगे कि ये क्या है, जड़ है, ये तना है, फिर इसमें बताएंगे कि कहाँ पर पत्तियां लगी हुई हैं, फिर कहाँ पर फूल है, फिर कहाँ पर फल लटक रहे हैं। तो बच्चा आसानी से एक पेड़ को देख करके वो सब कुछ समझ जाएगा कि कहाँ पर जड़ है, कहाँ पर तना है, कहाँ पर पत्तियां हैं, कहाँ पर फूल है, कहाँ पर फल है। तो इस तरीके से पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है वो यही कहता है कि पहले पूरी चीज दिखा दी जाए, फिर उसके एक एक अंग के बारे में बात की जाए। और ये सिद्धांत किस पर आधारित है? गेस्टाल्ट सिद्धांत पर। गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी कौन है? कोहलर, कोप्पा और वर्दीमर। तो आपको पता है कि इन्होंने सूच का सिद्धांत दिया था कोहलर ने, तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति के जनक कौन है? तो प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति के जनक कौन है? सुकरात। ऑप्शन आ जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है। निदान और उपचार दो शब्द होते हैं और जिनको मैंने बार बार व्याख्या किया है, जिसको हम इस तरीके से भी कहते हैं, निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। जब कोई डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या लिखते हैं, उसका कुछ ना कुछ जा करके टेस्ट करवा करके आओ। कोई व्यक्ति जाता है अगर डॉक्टर के पास, तो ये जो टेस्ट करवाने हम जाते हैं, डायग्नोस करवाने जाते हैं, यही है निदान।
कि क्या दिक्कत है बॉडी में, उसके बारे में हम पता लगाने जाते हैं। तो समस्या का अगर हमने पता लगा लिया, जैसे बच्चा है हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ सारे सब्जेक्ट पढ़ रहा है, किस विषय में वो कमजोर है, हमने सिर्फ इतना पता लगा लिया कि बच्चा साइंस में कमजोर है, इंग्लिश में कमजोर है, मैथ में कमजोर है, किस में कमजोर है, उसको क्या दिक्कत है। तो अगर हमने इतना पता लगा लिया तो ये हो गया निदान। अब जब हमें पता चल गया कि क्या कारण है या टेस्ट करवाने के बाद समझ में आया कि क्या दिक्कत है मरीज को, तो उसी के अनुसार डॉक्टर क्या करते हैं, दवा देते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, मेडिसिन देते हैं। और टीचर क्या करते हैं, अगर बच्चा मैथ में कमजोर है तो वो मैथ के उन चैप्टर्स को जिनमें उसको नहीं समझ में आया है, उसका वो बार बार उस बच्चे को अभ्यास करवाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो निदान होता है इसमें हम समस्या का पता लगाते हैं, समस्या की पहचान करते हैं, यानी कि ऑप्शन आ जो है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जब समस्या का पता लगा लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका उपचार करते हैं, उसको ठीक करते हैं, तो ये हो जाता है उपचारात्मक शिक्षण। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये पूछता ही पूछता है, हर साल पूछता है। 2023 के एग्जाम में ये प्रश्न भी आया था, इसके बाद अगला भी पूछा हुआ ही प्रश्न है 2023 में। सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में से कौन से तत्व का समावेश नहीं होता है। सूक्ष्म समय, सूक्ष्म कक्षा आकार, बृहद पाठ्य पुस्तक या अभ्यास आधारित शिक्षण। तो बृहद पाठ्य पुस्तक का यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये 5 से 10 मिनट का केवल डेमो लेना होता है। इसमें एक तरीके से हम केवल एक एक शिक्षण विधियों का क्या करते हैं, यहाँ पर प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पाठशाला या विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है, हर्बर्ट, मॉन्टेसरी, फ्रॉबेल या फ्रैंकलिन। तो किसने कहा है, फ्रॉबेल ने कहा है। स्कूल को उन्होंने क्या कहा है, बागवान कहा है, उद्यान कहा है। और टीचर को उन्होंने क्या कहा है, माली कहा है। जिस प्रकार माली अपने उद्यान की, अपनी बागवानी की अच्छे से देखभाल करता है, वैसे ही टीचर भी क्या करते हैं, अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। जब कोई टीचर किसी चीज का व्याख्या करते हैं, उसको एक्सप्लेन करके पढ़ाने लगते हैं, तो बच्चे केवल मुखदर्शी बन करके उसको देखते हैं, बच्चों से वो कुछ पूछ नहीं रहे हैं, वो केवल व्याख्या करते हुए जा रहे हैं, पढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो इसमें बच्चे क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन द जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी पाठ्यक्रम केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या बाल केंद्रित। तो राइट आंसर है शिक्षक केंद्रित। ऑप्शन ब यहाँ पर सही हो जाएगा। 2023 के एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है विषय वस्तु से, पूर्व ज्ञान से, शिक्षक ज्ञान से या अश्रृंखलाबद्धता से। तो जो प्रस्तावना में प्रश्न होते हैं, जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो लेसन प्लान में जो प्रस्तावना वाले प्रश्न होते हैं वो ऐसे प्रश्न होते हैं कि बच्चों को जो हम जानते हैं कि बच्चों को ये चीजें तो बेसिक पता ही होंगी, और फिर प्रस्तावना के प्रश्नों से ही हम बच्चों का यानी कि जो पूर्व ज्ञान है उसको चेक करते हैं और फिर अगले चैप्टर को हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो प्रस्तावना में ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको बच्चे पहले से जान रहे हैं, यानी कि जिनके बारे में उन्हें पूर्व में या पहले बताया जा चुका है, यानी कि उन्हें पहले ही ज्ञान है उनका, इसी को हम कहते हैं पूर्व ज्ञान। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है समूह कार्य द्वारा, व्याख्यान द्वारा, कहानी द्वारा या प्रश्नोत्तर द्वारा। तो अगर रचनात्मक प्रश्नों को हम पूछते हैं तो इससे बच्चों की जो कल्पना शक्ति है वो उसका विकास होता है। जैसे कि अब बच्चों से अगर आप पूछते हो अचानक से, अगर आप खाना खाने जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, शाम को लाइट कट गई तो क्या होगा, तो बच्चे कुछ ना कुछ अपना आंसर देंगे कि हाँ हम मोमबत्ती जलाएंगे, या फिर हम कुछ ना कुछ बच्चे बताएंगे, इमरजेंसी लाइट जलाएंगे। वो अपने अनुसार उनके घर में जिस भी तरीके की जो भी स्थिति होगी वो बताएंगे कि हम लाइट जाने के बाद क्या क्या करते हैं घर में। तो यहाँ पर एक तरीके से बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास करने का, छोटे बच्चे होते हैं उनसे आप सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम स्कूल से जाने के बाद क्या क्या करते हो। तो बच्चों से आप इस तरीके के प्रश्न पूछोगे, घर पर कौन कौन से खेल खेलते हो। तो ये सब प्रश्न आप जब पूछते हो तो बच्चे आपको बताते हैं, और इससे जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो बच्चा पहले सोचता है, सोचने के बाद आपको रिप्लाई करता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों की जो कल्पना शक्ति होती है उसका विकास होता है। दोस्तों कहानी के द्वारा भी होता है, लेकिन जो प्रश्न होते हैं, प्रश्नों को पूछने से बच्चों की जो कल्पना शक्ति होती है वो तेज डेवलप होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि ऑप्शन में नहीं होता तब हम कहानी द्वारा भी सही लगाते, लेकिन यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि दिया है इसलिए ऑप्शन द के साथ ही हम जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है।
पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना, यानी कि कोई चैप्टर आपने क्लास में बच्चों को पढ़ाया है और उस चैप्टर में जो मेन पॉइंट्स हैं उनको बार बार आप बच्चों को रिपीट करवा रहे हो, बार बार लर्न करवा रहे हो, तो आखिर में आप ऐसा क्यों करवा रहे हो? ये कौन सा सिद्धांत है? तो इसे हम कहते हैं आवृत्ति का सिद्धांत, यानी कि बार बार जिसको हम रिपीट कर रहे हैं ताकि अच्छे से बच्चों को चैप्टर लर्न हो जाए। 2023 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है। समय का सदुपयोग, मनोरंजकता, बौद्धिकता या निरीक्षण या अवलोकन। तो जब हम बच्चों को पर्यटन पर ले जाते हैं तो पर्यटन विधि में बच्चे कोई भी आप उनको हिस्टोरिक प्लेस पर लेकर के गए हो, कोई चीज वो देख रहे हैं, तो इससे क्या होता है, उनमें निरीक्षण और अवलोकन का जो गुण होता है उसका विकास होता है। तो ऑप्शन द यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य। तो ये तीनों ही इनके शिक्षण के उद्देश्य ही हैं, तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, सा विद्या या विमुक्तये शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा को मानता है? आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या अस्तित्ववादी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख करके ही समझ जाओगे ये क्या है, आदर्शवादी विचारधारा का मानना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र है। सूक्ष्म शिथिल, ज्ञात अज्ञात, पूर्ण से अंश या विशिष्ट से सामान्य। तो अभी मैंने आपको क्लास में बताया कि जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक थे वो हमेशा पूर्ण से अंश की ओर बात करते थे, कि पहले पूरी की पूरी आकृति, पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा जो भी चीज है उसको पूरा दिखाएं हम, उसके बाद उसके एक एक पार्ट के बारे में बात करें। जो समस्या है पहले पूरा ब्रॉड रूप में उसको हम देख ले रहे हैं, फिर उसके सोल्यूशन के बारे में हम सोच रहे हैं। जैसे अगर शरीर के अंगों, बच्चों को हाथ के बारे में बताना, बच्चों को उंगलियों के बारे में, सर के बारे में, नाक के बारे में, कान के बारे में बताना, तो हम पहले पूरा का पूरा एक बॉडी दिखा देते हैं बच्चों को, उसके बाद बताते हैं कहाँ पर आंख है, कहाँ पर नाक है, कहाँ पर कान है। तो इस तरीके से क्या होता है कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाता है जब पूरा का पूरा एक बार होल फिगर वो देख लेते हैं। जैसे कि जब बच्चों को हम बॉडी पार्ट्स पढ़ाते हैं क्लास में, तो पूरा का पूरा एक चार्ट लेकर के आते हैं, उसमें सारी चीजें बनी हुई होती हैं। तो पहले पूरी चीज बच्चों को दिखाते हैं, फिर एक एक पार्ट के बारे में, हाथ के बारे में, पैर के बारे में, मुंह के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, इसका कथन। आप देखिए यही सेम क्वेश्चन 2023 में भी पूछा है, फिर यही सेम क्वेश्चन 2022 में पहले ही पूछा हुआ था। तो आप समझ सकते हो कि हर साल जो क्वेश्चन है वो रिपीट भी होते हैं। तो शिक्षण का त्रिध्रुवी प्रक्रिया शिक्षण को किसने माना है? जॉन ड्यूवी, एडम्स, रेमंड या फिर एंडरसन। तो शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना है जॉन ड्यूवी ने। ऑप्शन आ यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो ये प्रश्न भी देखिए 2023 के एग्जाम में पूछा है, किससे हुई है? संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? कम्युनिस्ट। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, संप्रेषण के प्रकार हैं 4, 2, 1 या 3। दोस्तों संप्रेषण मुख्य रूप से दो ही प्रकार का होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। और शाब्दिक के अंतर्गत लिखित और मौखिक आते हैं, और अशाब्दिक के अंतर्गत वाणी संप्रेषण, चक्षु संपर्क व मुख मुद्राएं, स्पर्श करके, ये सब आते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता है। तो प्रोजेक्ट विधि दी थी किलपैट्रिक ने 2018 के सुपर टेट के पेपर में, ये प्रश्न पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, निम्न में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या परिमाण का सिद्धांत। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, परिमाण का सिद्धांत। ये शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं? व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, खेल प्रविधि या कहानी प्रविधि। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, कहानी प्रविधि, क्योंकि यहाँ पर प्रविधि की बात कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षण की टेक्निक की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर कहानी विधि सही होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। सुकराती विधि कहते हैं कहानी विधि को, प्रयोग विधि को, प्रश्नोत्तर विधि को या विश्लेषण विधि को? राइट आंसर है प्रश्नोत्तर विधि को कहते हैं सुकराती विधि, क्योंकि सुकरात ने ही प्रश्नोत्तर विधि, सुकरात को ही प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, शिक्षक केंद्रित शिक्षण से शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षण में नाम से यह स्पष्ट है कि इसमें शिक्षक ही केंद्र में होता है। शिक्षक जिस तरीके से चाहता है
उसी तरीके से बच्चों को पढ़ाता है। लेकिन अभी की शिक्षा क्या है, बाल केंद्रित है, जिसमें बालक को सेंटर में रख करके, बालक को केंद्रित करके बाल केंद्रित शिक्षा कही गई है शिक्षा को, यानी कि बालक को केंद्र में रख करके हम उसी के अनुसार सिलेबस बनाएंगे, उसी के अनुसार उसको पढ़ाएंगे, जिस तरीके से बच्चा पढ़ना चाहेगा उस तरीके से उसको पढ़ाएंगे। तो आज की शिक्षा क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा है, ठीक है। और पहले की शिक्षा क्या थी, शिक्षक केंद्रित थी, शिक्षक जैसे चाहते थे वैसे बच्चों को पढ़ाते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जन्मदाता कौन है, डी एलन स्किनर, बी के पासी या फिर रायबर्न। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एलन। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है, पाठ्यक्रम, परिवार, पूर्व ज्ञान या पाठ। अभी आपने देखा है इस क्वेश्चन को कि इसका जो संबंध होता है प्रस्तावना कौशल का, ये बच्चों के पूर्व ज्ञान से होता है। इसमें जो प्रश्न हम पूछते हैं वो बच्चों को पहले ही उन प्रश्नों को हम पढ़ा चुके होते हैं, बच्चों को उनके उत्तर पहले से पता होते हैं, ठीक है। यानी कि जो बच्चों ने पहले सीखा है वही प्रश्न होते हैं प्रस्तावना कौशल में। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, ये क्वेश्चन भी अभी आपने देखा है। जो व्याख्यान विधि होती है इसमें छात्र मौन बने रहते हैं, निष्क्रिय बने रहते हैं, हम कह सकते हैं मुख्य रूप से कि बच्चे बिल्कुल कोई भी क्रिया नहीं करते कक्षा में, निष्क्रिय बने रहते हैं। और ये प्रश्न भी 2023 में देखिए पूछा गया था, 2022 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। अधिगम का अर्थ है लक्ष्य प्राप्त करना, सीखना, व्यवहार करना या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए अधिगम शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है सीखना, तो ऑप्शन ब यहाँ पर सही हो जाएगा, 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 31 है। शिक्षण का अभिप्राय है पढ़ाना, सिखाना, अधिगम या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा पढ़ाना, ऑप्शन आ यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। शिक्षण का संबंध नहीं है शिक्षक से, विद्यार्थी से, पाठ्य पुस्तक से या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोगों को पता है कि राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शिक्षण का संबंध शिक्षक से भी है, विद्यार्थी से भी और पाठ्य पुस्तक से भी है। क्वेश्चन नंबर 33 है। शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, ये किसका कथन है, बी एफ स्किनर का, रायबर्न का, क्लार्क का या फिर रस्क का। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एफ स्किनर का। क्वेश्चन नंबर 34 है। शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है, ये किसकी परिभाषा है, थॉमसन की, एन एल गेज की, बर्टन की या जॉन ब्रूवेकर की। दोस्तों ये परिभाषा है बर्टन की, ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में स्तंभ है 1, 3, 4 या फिर 5। तो शिक्षण प्रक्रिया में मुख्य रूप से 3 स्तंभ बताए हैं किसने, आप सभी को पता है जॉन ड्यूबी ने। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम या फिर जिसे हम समाज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ठीक है। आगे बढ़ते तो ऑप्शन ब यहाँ पर सही हो जाएगा, या यहाँ पर हम समाज भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है। शिक्षण होता है सुनियोजित, प्रेरणात्मक, सुझावात्मक या उपरोक्त सभी। तो जो शिक्षण होता है क्लास में, जब टीचर शिक्षण करने आते हैं, बच्चों को पढ़ाने आते हैं, तो वो पूरी तैयारी के साथ आते हैं, लेसन प्लान बना के लेके आते हैं कि कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या होमवर्क देना है, कैसे क्या चीजें क्लास में करनी है, ब्लैक बोर्ड पर क्या काम देना है, ये सारी चीजें पहले से व्यवस्थित होती हैं। तो शिक्षण क्या होता है, सुनियोजित होता है, पहले से प्री प्लानिंग होती है इसकी। तो ऑप्शन आ यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। शिक्षक के समक्ष शिक्षण में समस्या होती है, शिक्षण माध्यम की समस्या, सह शिक्षा, को एजुकेशन की भिन्नता, व्यक्तिक भिन्नता या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। जब एक शिक्षक शिक्षण करता है तो उसके समक्ष क्लास में या क्लासरूम में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आप सभी को पता, अगर एक क्लास में 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, 30 बच्चे 30 घरों से आए हुए हैं और 30 घरों का जो माहौल है वो अलग अलग माहौल से आए हैं। हर बच्चे के माता पिता अलग अलग जॉब करते हैं, अलग अलग तरीके के परिवेश से बच्चे आए होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के परिवेश में पले हुए बच्चे होते हैं और एक ही कक्षा में बैठा करके एक टीचर उनको पढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भिन्नता तो होगी ही और हर बच्चे का सारा सब्जेक्ट भी अच्छा नहीं होगा।
तो इस वजह से एक शिक्षक को बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनका सामना करना पड़ता है कक्षा में, क्योंकि बच्चों के मनोविज्ञान को आपको समझना होता है, कौन सा बच्चा किसमें अच्छा कर रहा है, कौन से बच्चे का क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं शिक्षण में समस्याएं आती हैं, लेकिन एक शिक्षक का धैर्यशाली होना बहुत जरूरी है, जिससे वो अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाए। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, अपव्यय एवं अवरोधन संबंधित है पाठ्यक्रम से, विद्यालय से, विद्यार्थियों से या समाज से। तो अपव्यय और अवरोधन जो होता है, जो अपव्यय होता है इसका मतलब है बच्चे का एडमिशन अप्रैल में हुआ, वो बच्चा रेगुलर स्कूल आया, जब तक स्कूल चला वो रेगुलर स्कूल आया, मई जून जुलाई, लेकिन अचानक से वो अगस्त सितंबर के बाद स्कूल आना बिल्कुल बंद कर दिया, यानी कि बच्चा स्कूल आ ही नहीं रहा है, तो ये हो गया अपव्यय। और जो अवरोधन होता है इसका मतलब है कि बच्चा कक्षा 2 में पढ़ रहा है, वो 1 साल 2 में पढ़ा, 2 साल पढ़ा, तीसरे साल फिर वो 2 में ही पढ़ने लायक है, वो उसके अंदर कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है, यानी कि उसकी शिक्षा में क्या उत्पन्न हो गया है, अवरोध उत्पन्न हो गया। तो ये सभी विद्यार्थियों से संबंधित समस्याएं हैं। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, सा विद्या या विमुक्तये शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा को मानना है। अभी आपने देखा है, इसका आंसर क्या होगा, आदर्शवादी। क्वेश्चन नंबर 40 है, ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, ये तीनों ही हैं, और ये भी क्वेश्चन अभी आपने ऊपर देखा है, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि में प्रयुक्त होता है लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, आ और बा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, आ और बा दोनों। क्वेश्चन नंबर 42 है, कक्षा में संप्रेषण का माध्यम होता है मुख्य माध्यम, हार्डवेयर उपकरण, पुस्तकें, या मुख्य माध्यम व हार्डवेयर उपकरण। तो ऑप्शन द यहाँ पर सही हो जाएगा। मुख्य माध्यम यानी कि टीचर क्या करते हैं, क्लास में बोल करके तो बच्चों को पढ़ाते हैं, और हार्डवेयर उपकरण यानी कि ऐसे उपकरण जैसे कि जो भी चीजें आपको क्लास में दिख रही हैं आंख से, वो सब हार्डवेयर में ही आती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुख्य माध्यम व हार्डवेयर उपकरणों के माध्यम से ही शिक्षक क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, उसमें बुक आ जाएंगी, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, हार्डवेयर में ही। क्वेश्चन नंबर 43 है, कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण, या लिखित संप्रेषण। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाब्दिक तथा अशाब्दिक संप्रेषण। दोनों ही तरीके की भावनाओं का हम प्रयोग करते हैं कक्षा में। बच्चों को पढ़ाते समय तो हम बोलते हैं, अगर कोई बच्चा शोर कर रहा है तो उसको एक बार अगर आपने देख लिया ध्यान से तो फिर वो चुप हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बिना बोले भी काम हो जाता है शिक्षकों का। तो इस तरीके से शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों ही आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, अशाब्दिक संप्रेषण का आकलन किया जाता है फ्लेंडर्स की प्रविधि से, ओबर की प्रविधि से, ग्लोबे की प्रविधि से, या उपरोक्त सभी से। तो ग्लोबे की प्रविधि से होता है, ऑप्शन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यवस्तु। तो ये तीनों ही त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसने माना है, जॉन ड्यूवी ने। तो ये तीनों ही आ जाएंगे शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 46 है, दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों किया था सुकरात ने, ऑप्शन द यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वे वैसा व्यवहार क्यों करते हैं, तथा उस व्यवहार का क्या प्रभाव होता है। यह कथन किसका है, स्मिथ का, गेज का, ब्रूनर का, या फिर कार्लिंगर का। तो राइट आंसर है गेज का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र की और सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया, स्पेंसर, हर्बर्ट, ड्यूबी, या प्लेटो। तो राइट आंसर है हर्बर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर का मतलब है कि पहले बच्चों को हम मूर्त चीजों के बारे में बताते हैं जो कक्षा में दिखाई दे रही हैं, जो बच्चे देख सकते हैं, और जो नहीं देख सकते फिर उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, या फिर मूर्त से अमूर्त की ओर ज्यादा सही होगा, क्योंकि स्थूल का मतलब होता ही है कि मूर्त, जो चीजें हम देख पाए। तो यहाँ पर ऑप्शन ब सबसे सटीक आंसर होगा, तो इसी को हम लगाएंगे मूर्त से अमूर्त की ओर। जो चीजें हमें दिखाई देती हैं कक्षा में या घर में वो सब मूर्त है, और जो चीजें हमें बाहर, जिनके बारे में हम सोच रहे हैं, हमें सामने दिख नहीं रही है लेकिन हम सोच रहे हैं कि कोई शहर है, शहर में नदी बह रही है, मंदिर है,
झील है, तालाब है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये अमूर्त हो जाएगा। तो स्थूल से सूक्ष्म का मतलब पहले हम जो चीजें हमारे सामने हैं उनके बारे में सोचना, फिर जो नहीं दिखाई दे रही हैं उनके बारे में सोचना। तो ये स्थूल से सूक्ष्म या मूर्त से अमूर्त की ओर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है। तो गेस्टाल्ट बात को जो मानने वाले लोग थे, मैंने आपको बताया अभी कि ये लोग क्या कहते थे कि पहले हमें पूर्ण चीजों की जानकारी यानी कि समग्र परिस्थिति की जानकारी हो जाए। जैसे अगर हम बच्चों को फल के बारे में बता रहे हैं या पत्ती के बारे में बता रहे हैं, तो हम पहले उसको पूरे पेड़ के बारे में क्यों ना बताएं, उसको संपूर्ण परिस्थिति से अवगत कराएं कि एक पेड़ होता है, उसमें तने होते हैं, उसमें पत्तियां होती हैं, उसमें फूल लगते हैं, फिर उसमें फल आते हैं। तो बच्चा पूरी जानकारी लेगा और फिर उसके बारे में उस पूर्ण से अंश की ओर जिसे हम कहते हैं, तो इस तरीके से बच्चा अच्छे से उस चीज को समझ पाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल और दिया था आपको, बॉडी पार्ट्स के बारे में अगर बच्चों को पढ़ाना है तो पहले एक बॉडी पार्ट आप अच्छे से पूरा का पूरा बॉडी बना लीजिए और उसके एक एक अंग को बताइए बच्चों को, तो इससे बच्चे आसानी से समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है पूर्ण से अंश की ओर। पहले पूरी चीज बच्चों को दिखाएंगे, फिर उसके एक एक पार्ट के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो इस तरीके से टॉप 50 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको 8 के 8 विषयों के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, तो ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर हमारा दिया हुआ है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप इस पर मैसेज करके भी सारी जानकारी ले सकते हैं ऐप के बारे में। और यूट्यूब पर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे विषयों के क्लासेस की लिंक और राजन सीरीज, पवन सीरीज की सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये पूरी की पूरी पीडीएफ भी हम ऐप में देते हैं राजन सीरीज और पवन सीरीज की, जिससे आपको बहुत ज्यादा कुछ खोजने की जरूरत ना पड़े और जो आपकी तैयारी है वो बेहतर हो पाए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, क्लास को पूरा देखने के लिए चैनल से बने रहिए और क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। जय